बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, टेहरान केस जो है वो इमरान खान के गले का फंदा बन गया है। इर्द गिर्द से भी, हमसायों की तरफ से भी कुछ ही ठंडी हवाएं नहीं आ रही। कोई खतरनाक पेशगोई की गई है। घर से भी कुछ जो हिसाब किताब है, इल्म अदात, पता नहीं कौन कौन से जादू टूने, मोकलीन, वो भी कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे। इस पर बात करेंगे आगे चलकर। और फिर नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। आगाज़ उन्होंने किया है जनाब एक जारहाना रवैये से। जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों रिटायर हो चुके हैं। उनको रगेदा है उन्होंने, और अपना पुराना बयानिया मुझे क्यों निकाला उसकी तरफ उन्होंने आगाज़ ही वहाँ से, अब जो नया उन्होंने बयानिया बनाया है, आगाज़ ही वहाँ से कंटिन्यू किया उन्होंने। और क्या ये जो मौजूदा फ़ौज है, जो मौजूदा रजीम है, या मौजूदा अस्करी क़यादत है, क्या उनके लिए ये बयानिया काबिल कबूल होगा? और फिर परवेज़ इलाही ने इमरान खान को ताने देने शुरू कर दिए हैं। और उनकी ज़बान में, जो परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि इमरान खान की ज़बानें और पीटीए वालों की ज़बानें लटक गई हैं, बाहर आई हुई हैं और हाँप रहे हैं। ये क्या मामला है? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी कि क्या पाकिस्तान इस वक्त निगरान हुकूमत का मुतहम्मल हो सकता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसका हम जायज़ा लेंगे, उसको देखेंगे। और उसके बाद जो मौजूदा मुल्क की माली और इक़्तिसादी सूरत हाल है, उसके तनाज़र में देखेंगे क्या इस वक्त पाकिस्तान को ये सूट करता है कि यहाँ निगरान हुकूमत हो। ये आसफ ख्वाजा केस है जनाब। ख्वाजा आसफ साहब नून लीग वाले, ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट गए थे और बड़ी मशहूर जजमेंट है। चीफ जस्टिस थे उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, और उनके साथ बेंच में शामिल थे एजाज अहमद चौधरी साहब और जस्टिस गुलजार अहमद साहब। इन्होंने एक जजमेंट दी थी कि निगरान हुकूमत की हदूद व क़यूद का इन्होंने तयन किया था उस जजमेंट में। और उस जजमेंट के मुताबिक जनाब निगरान हुकूमत सिर्फ डे टू डे अफेयर्स जो हैं, रोज़मर्रा के मामला निपटा सकती है, ना वो कोई ऐसी पॉलिसी बना सकती है जिस पे आइंदा आने वाली हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को अमल करना पड़े, ना ही वो कोई तवील मुद्दती मनसूबा शुरू कर सकती है, ना ही वो तकर्रियाँ कर सकती है। और कुछ ख़ास हालात के अलावा वो ब्यूरोक्रेसी में भी अखाड़ पिछाड़ नहीं कर सकती। और पूरी दुनिया की मिसालें वो 45 फ़ात की जजमेंट है उसमें दी गई हैं। और ये उसमें ये भी वाज़े कर दिया गया है कि IMF या वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ भी निगरान हुकूमत जो है वो डील नहीं कर सकती। और ज़ाहिर है उनके साथ डील जो करनी होती है वो तो फिर अगली प्लानिंग होती है ना, वो आने वाली हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जो निगरान हुकूमत है वो सिर्फ मामूल रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं वही निपटा सकती है। तो अगर इस जजमेंट को देखा जाए और इस पर अमल किया जाए तो फिर तो निगरान हुकूमत इस वक्त जो है मौजूदा हालात में, इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं, तो निगरान हुकूमत तो फिर कुछ भी नहीं कर सकेगी आके। मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, अगर के आज स्टेट बैंक ने खुशखबरी दी है एक तरह से कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें कोई 25 करोड़ डॉलर के करीब इजाफ़ा हुआ है। और ये बड़े अरसे बाद कुछ इजाफ़ा जो है ये रिकॉर्ड किया गया है, सामने आया है। और हुकूमत जो है ये जा रही है जनाब उसकी तरफ, कुछ सख्त फैसले लेने की तरफ। फिर वो ज़ाहिर है टैक्स वगैरह, IMF वगैरह, ये वो जो मामला चल रहे हैं, वो IMF की जो शराइत हैं वो बेड़ा तो गर्क कर गए थे इमरान खान साहब, इनकी हुकूमत। और वो ज़ाहिर है उन्होंने अब गले में फंदा डाला हुआ है पाकिस्तान के कि जनाब ये करें, ये करें, ये करें, फिर पैसे मिलने हैं। और फिर जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी 1 अरब और 10 करोड़ के करीब जो हमारी मंजूरी थी कर्जे की, वो रोक ली हुई है। यार ये तो सीधी सी बात है, जो कर्जा देने वाला होता है उसने देखना होता है कि हमने रिकवरी कैसे करनी है, वापस कैसे लेना है। और इमरान खान साहब ने कुछ हालात ऐसे कर दिए हुए हैं इस मुल्क के कि, या कुछ ऐसा बयानिया बना रहे हैं बार बार कि जनाब इस मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल तबाह हो गई, ये हो गया, वो हो गया, डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहे हैं। शौकत तरीन साहब भी कुछ ऐसी ही कल बातें कर रहे थे। और इमरान खान साहब का तो शायद मतमय नज़र भी यही है कि जनाब पाकिस्तान डिफ़ाल्ट करके मौजूदा हुकूमत में अगर पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा बुरा हो जाता है
तो उसका इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा? अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान इस बुनियाद पे जीत के भी आ सकते हैं कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, जिसके इम्कानात कम हैं, वो आगे जाके मैं बताता हूँ कि क्यों कम है, और वो फिर इनको फिर ये कैसे सँभालेंगे इस मुल्क को? ये तो मज़ीद उस तरफ जाएगा तनाज़ुली की तरफ। अब इमरान खान साहब को जो मैं कह रहा हूँ ना कि जनाब परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जनाब उनकी ज़ुबानें निकली हुई हैं और पता नहीं क्या निकला हुआ है। इनको कह रहे थे ना, पहले तो कहा था उन्होंने कि 25 मई को इमरान खान और पीटीआई वालों की ज़ुबानें निकली हुई थी। फिर जब वो दोबारा उनकी गोद में जाके बैठ गए और जम करने की बातें होने लगी काफ लीग और पीटीआई की, उनकी गोद में यानी इमरान खान की गोद में, तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब इनकी ज़ुबानें निकली हुई है पीडीएम वालों की। तो ज़ुबानें निकालने की वो उनका शायद कोई पसंदीदा फ़िक्रा है। तो अब वो पता ये चला है कि अपने करीबी दोस्तों से कहा है कि इमरान खान की ज़ुबानें निकली हुई हैं, पीटीआई वालों की ज़ुबानें निकली हुई हैं, और मोनस तेरा तैयार जरा लीडर है उसकी ज़ुबानें निकली ये बार, यानी तकलीफ़ में है। और इमरान खान साहब जो हैं वो कैंपेन के हवाले से एक तो घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें घर से ये बार-बार कहा जा रहा है कि जनाब खान साहब कोई यानी कि रूहानी शख्सियात या मोक्कीलीन या जो भी कह लें आप, जादू-टूना और इल्म गैब रखने वाले, अल्लाह माफ़ करे, इल्म गैब तो किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन जो दावा करने वाले हैं, वो खान साहब को बार-बार कह रहे हैं, खान साहब थोड़ी जान लो बड़ा खतरा, मर गए हो तुसी। और खान साहब जो हैं, ये अब कह रहे हैं कि हाँ यार मेरी जान को बड़ा खतरा, मैं जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन है ना वो लगाऊंगा अपने वहाँ। और दूसरा, खान साहब ने सहाफ़ियों से जो बात की है, सीनियर सहाफ़ियों से, तो उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत आम इलेक्शन का ऐलान नहीं भी करती तो हम इसके लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, यानी पसपाई। और एक दिन पहले इनके जो तर्जमान हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि हुकूमत अगर सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन करवाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और फिर उन्होंने गोलमोल सी बात की, जनाब हम असम्बली में जाएंगे, जाना नहीं चाहते, लेकिन वो कुछ ओहदे हैं, यानी कि वो पार्लिमानी लीडर हो पीटीआई का अपना, मानो अब तो उनके लोग नहीं है ना जो रियाज राजा रियाज जैसे जो लोग हैं, और अपोजिशन लीडर हमारा हो, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमारा हो, उसके लिए हम हाजिरी लगा सकते हैं, लेकिन हमें वो सितंबर अक्टूबर तक ले जाने पे एतराज़ नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये फिर जो असम्बलियाँ दो तोड़ी हैं, ये किस लिए खान साहब ने तोड़ी हैं? ये सिर्फ इंतशार, इसके अलावा खान साहब का कोई मकसद ही नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब भी ये कह रहे हैं अपने करीबी दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उन्हें आशीर्वाद हासिल है, उनके आशीर्वाद से ये परवेज़ इलाही साहब सियासत करते हैं। उनसे भी परवेज़ इलाही साहब मेरी इत्तला के मुताबिक ये कह चुके हैं कि इमरान खान इंतशार की सियासत कर रहा है, लेकिन बहरहाल वो एक सियासी फैसला कर बैठे हुए हैं, उनकी मजबूरी है। और चौधरी शहजाद ने तो फिर भी उन्हें दावत दी है कि जनाब आ जाए, मेरे साथ ही रहें, मैं नहीं चाहता। वो तो कहते जी घर के अंदर भी दीवार बनवाना चाह रहा था परवेज़ इलाही, ताकि ये इमरान को बता सके, इमरान खान को, ये ज़हूर इलाही रोड पे साथ साथ ही घर है ना इनके, तो दरमियान में दीवारें नहीं है, तो वो दीवार बनवाना चाह रहे थे चौधरी शहजाद के बकौल, और ताकि ये इमरान खान को ये बता सके कि जनाब देखें मैं चौधरी शहजाद से मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली है। वो मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि हुकूमत कुछ सख्त फैसले, ज़ाहिर है अवाम पे बोझ ही पड़ना है ना, फिर गैस की, बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी और टैक्स नए लग जाएंगे, आईएमएफ के पास जाना। अभी तक जो हिचकिचाहट का शिकार थी, ये हुकूमत को ये ख़तरा था, या कह लें आप कि जनाब अगर हम मुश्किल फ़ैसले हम करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशियत बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन इसका फल जो है वो खाएगा इमरान खान, क्योंकि हम पीछे जाएंगे अवामी मकबूलियत के हवाले से, और हम पीछे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इमरान खान को फ़ायदा होगा। तो वो एक प्लान किया जा रहा था कि जनाब फिर उसके जो समरात हैं मुश्किल फ़ैसलों के, वो भी हम ही समेटेंगे, और इस हवाले से कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग की बातें भी हो रही थी। ज़ाहिर है फिर अगर ये समरात समेटने हैं, फिर तो ये इस साल अक्टूबर में इलेक्शन जो है वो नहीं होते नज़र आ रहे, फिर एक साल मज़ीद लेंगे, जो कि आइन में गुंजाइश है
किसी भी तरीके से इमरजेंसी लगाएं या जो भी करें, और फिर उसमें जो रुकावट पैदा कर सकती हैं वो अदालतें पैदा कर सकती हैं। और मेरी इतला के मुताबिक जो नून लीग वाले हैं वो एक पंजाबी में कहते हैं नीवा दा, कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नीवा दा लैके बैठे रहो, तो फिर यानी बज़ाहिर ये कि हम आपकी बात मान रहे हैं, तू तगड़ा पहलवान है भाई, ये नीवा दा होता है। लेकिन ऐन मौके पे पलटी मार के उसको गिरा लेते हैं। तो ये इस तरह की कोई नीवे दा पे बैठ गए हैं वो, जो इन्होंने अटॉर्नी जनरल का किया था मंसूर अवान का, तो वो भी उन्होंने भी कह दिया जनाब ठीक है, मैं इनकार कर दिया जनाब बनने से। वजह उसकी यही है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी शख्सियत को, अदालती शख्सियत, चीफ जस्टिस के बारे में कहा जा रहा था, उन्हें पसंद नहीं था जनाब मंसूर अवान का बनना। सरदस्तों ये नीवा दा लेके बैठ गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है कभी न कभी तो दाव इनका भी चलना है। तो फिर वहाँ ये नीवे दा की बुनियाद पे ये इन चक्रों में हैं कि शायद अगर हम कोई ऐसा इक़दाम करते हैं तो फिर वो जो है नई क़यादत जो है अस्करी क़यादत वो हमें सपोर्ट करती है, तो फिर हमें जो ये मुश्किल फ़ैसले हैं इनके समरात समेटने का या इनका फल खाने का जो है वो मौका मिलेगा। और यहाँ तक लंदन की जो बात है कि लंदन में, लेकिन लंदन से पहले परवेज़ इलाही साहब का जो मैं कह रहा हूँ कि ज़बानें निकली हुई हैं, तो उनकी अपनी भी जो ज़बान है वो निकली हुई है। वो कह रहे हैं कि जनाब जो निगरान, जो इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान जो वज़ीर आला का तकर्रर करेगा वो हमें मंजूर नहीं होगा, वो हम चलने नहीं देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले सोच लेना सी भाई जी, नाम देने तो पहलों। वैसे तो बात आपने अपने समधी का नाम दिया था, नसीर अहमद ख़ान साहब का, तो वो जिनकी दोहरी शहरियत निकल आई है, और फिर सखेरा साहब, अहमद नवाज सखेरा साहब का नाम दिया। वो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में वो अहलियत की शराइत पर पूरा नहीं उतरते। जो रुकने असम्बली बनने की अहलियत है वही निगरान वज़ीर आला की है। सिर्फ एक फ़र्क है कि वो MPA नहीं होता निगरान वज़ीर आला, बाकी उसमें वो तमाम अहलियत की शराइत पूरी करनी चाहिए उसे जो एक MPA की होती है, 62-63, सीधी सी बात है। और फिर अच्छा जनाब वो समधी साहब जो हैं वो आप नामज़द कर रहे हैं, लेकिन दामाद को आप कह रहे हैं कि जनाब अगर उसको किया उसने इलेक्शन कमीशन ने तो वो हम नहीं मानेंगे। मोहसिन नकवी साहब, वो अशरफ मारत साहब इनके दामाद थे ना चौधरियों के, वो मोहसिन नकवी साहब उनके दामाद हैं आगे, तो ये वो कबूल नहीं है। वो समझते हैं कि वो जनाब वो उनके साथ शजाअत का बंदा है या फिर इनके साथ मिला हुआ है, सारा किया कराया इसी का है। ऐसे परवेज़ इलाही साहब ना मोहसिन नकवी के हवाले से एतराज़ करते हैं ना, तो वो कबूल नहीं। लेकिन ये आइन में लिखा हुआ है कि जो हतमी फ़ैसला करना होता है फाइनल, वो इलेक्शन कमीशन ने करना होता है। जिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमें ज़्यादा उम्मीदें लगा के ना बैठे, जब ये PTI के 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं ना, तो मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल है उसने पता क्या हेडिंग चलाई थी, क्या सुर्खी निकाली थी उसकी, कि एम्पायर की उंगली उठ गई। और जो लोग मोहसिन नकवी साहब को जानते हैं और उनके तलक़ात को जानते हैं और उनके काम करने के तरीक़ाकार को जानते हैं, उन्हें ये समझ आ रही है कि एम्पायर की उंगली से क्या मुराद है। और ये वही एम्पायर की उंगली है जिसके बारे में 2014 के धरनों में इमरान खान कहते थे एम्पायर की उंगली उठने वाली है। बाद में वो मुकर गए थे। और जो मैं ये कह रहा हूँ सख्त फैसले करके फिर उसके समरात समेटना चाहती है और फिर इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेना चाहती है हुकूमत, इस सुर्खी को उसी तनाज़र में देखा जाए। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो इमरान खान प्रोजेक्ट था ना, उसकी फ़ाइल उन्होंने बंद करके वो फेंक दी है, खिड़की से बाहर कह दें आप, रद्दी की टोकरी में। इमरान खान इसी बात से अब परेशान है। वो जो किसी दौर में वो कहते हैं ना डर्टी हैरी और फलाना सेक्टर कमांडर से मुलाकात हो जाए कोई ये वो, अब वो उनके वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना वो भी घास नहीं डाल रहे। ज़्यादा से ज़्यादा बस उन तक इनकी रसाई रह गई है। कोशिश बड़ी की है इन्होंने कि किसी न किसी तरीके से आला क़यादत से कोई चलो मुबारकबाद देने के बहाने कुछ हो जाए, सदर साहब मुलाकात करवा दें कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो कहते नहीं यार बस ठीक है ना, सी उन्होंने तो मुबारकबाद लेनी है ना उन्होंने तो लेनी है, ठीक है यार जो भी आइन के अंदर मुताबिक से चली जा रहे हैं, असी कोई मुबारक शबारक लेने दे शकीन नहीं है। तो फिर और जो वहाँ कहा है उन्होंने, नवाज शरीफ ने, उन्होंने
ज़ाहिर है वो राणा सनाउल्लाह साहब वहाँ गए हुए हैं और मरियम के साथ वहाँ मीटिंग शीटिंग बाहर निकले हैं, तो मीडिया से बात की काफ़ी अरसे बाद उन्होंने वहाँ ये लुब्बुल लहजा इख्तियार किया है कि जनाब जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घुमाया और बड़ा घिनौना काम किया। वो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं। पाकिस्तान को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया है, इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया। कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि जनाब अपना जो बयानिया है कि पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, ये जो नून लीग वाले हैं ये बयानिया बनाएंगे कि जनाब खोसा साहब ज़िम्मेदार हैं, साकिब निसार ज़िम्मेदार हैं, फैज़ ज़िम्मेदार है और जनरल बाजवा ज़िम्मेदार हैं। तो ये अब उन्होंने आगाज़ कर दिया। अगरचे साकिब के हवाले से साथियों ने सवाल पूछा था, वो खामोशी से चले गए, कोई बात नहीं की। वो मैं कह रहा हूँ नीमादा वाली बात। तो इतना अग्रेसिवली, इतना जारहाना रवैया क्यों? क्या वहाँ से जो मैंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ठंडी हवाएं आ रही हैं इन्हें कि ठीक है जनाब आप अपना बयानिया अपनाएं इमरान खान के मुकाबले में? इमरान खान ने इनका बयानिया चोरी किया हुआ है। असल तो ये बयानिया मुझे क्यों निकाला वाला, ये तो असल में नवाज शरीफ का बयानिया था, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करने का, या खलाई मखलूक, और फिर नाम लिया गुजरांवाला के जलसे में उन्होंने, तो फिर तो ये तो असल में उनका था। इमरान खान ने तो चोरी किया हुआ था उनका नज़रिया जो है। अब वो अपने बयानिए पे वापस आएंगे, ज़ाहिर है उसी पे इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें इमरान खान को ज़िम्मेदार ठहराएंगे और 2 नाम उन्होंने ले दिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अगले स्टेप में वो अदलिया के हवाले से ही बात करना शुरू करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब तो कई दिनों से जो तनकीद का ये सिलसिला जो है वो शुरू करके बैठे हुए थे, और अब जो मरियम नवाज़ हैं उनके बारे में सफदर साहब कह रहे हैं, कैप्टन साहब, कि जनाब वो 29 जनवरी की शाम 4 बजे लाहौर जो है वो पहुँचेंगी और इस्तकबाल की तैयारियाँ की जाएंगी। और वहाँ कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने कहा जनाब मैं बताती हूँ डेट, लेकिन सफदर साहब ने ये डेट दे दी है। और गवर्नर पंजाब जो है वो भी कह चुके हैं कि जनाब इस अगले हफ्ते जो है वो मोहतरमा जो है वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं और नवाज शरीफ भी आइंदा महीने वापस आ रहे हैं और मैं उनके इस्तकबाल के लिए खुद जाऊँगा। अच्छा, ये ना जो हमारी सियासत है या एक ख़ास मुक़तदरा है, ये बड़ी संग दिल है। वो उनके गले का ऑपरेशन हुआ, कोई काफ़ी पेचीदा किस्म का मामला है उनकी बीमारी का, तो वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। लेकिन ज़ाहिर है वो अब उन्हें मजबूरन वापस आना पड़ रहा है। खान साहब को इस बात का पता था। जब 1988 में इलेक्शन हो रहे थे ना, तो मोहतरमा बेनज़ीर के बारे में ये उस वक्त असा खान साहब और दूसरे जो थे मुक़तदरा जो था उस वक्त का, तो वो ये पता करने के चक्कर में पड़ा हुआ था कि जनाब जो उनकी वलादत है उनके बच्चे की वो कब होगी। इन चक्करों में पड़े हुए थे कि जनाब उस हिसाब से हम मुकर्रर करें तारीख इलेक्शन की, ताकि ये कंपेन ना कर सके। लेकिन उन्होंने भी वो छिपाए रखा मामले को, और फिर ये 21 सितंबर 1988 को ये अक़दा खुला जब बिलावल भुट्टो साहब इस दुनिया में आए। बहरहाल फिर दिसंबर 1988 को वो वज़ीर आज़म बन गए। तो ये खान साहब की हरकत भी ऐसी ही, वो जैसे वो घटिया हरकत थी ना, खान साहब की हरकत भी ऐसी ही एक घटिया हरकत है। अच्छा, बात है जनाब टैरियान केस में इमरान खान साहब जो है वो बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं। ये 2004 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन पाकिस्तान से टेस्ट करा के बयान अल्फी कह ले अमरीकी अदालत को भेजा था, टैरियान की सरपरस्ती वाला जब गार्डियनशिप का मामला था। तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है इनकी खाला को दे दें। वो इनसे पूछा ही इसलिए गया था कि वहाँ की अदालत ने ये कहा था, डिक्लेयर किया हुआ है कि टैरियान के अबू जी जो हैं वो इमरान खान है। अब वो जो साजिद महमूद साहब है पिटिशनर, वो एक और डिक्लेरेशन ले आए हैं, और वो डिक्लेरेशन है जमाइमा खान का। इस डिक्लेरेशन में जमाइमा भी ये कह रही है कि जनाब आप दे दें, बच्ची की जो कस्टडी है वो उसकी खाला को दे दें। तो उनसे क्यों पूछा गया था? उनसे इसलिए पूछा गया था कि ये सौतेली माँ उनकी हैं टैरियान की। बहरहाल वो एक थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा है कि जनाब इन्होंने
नवंबर को वो डिक्लेरेशन दिया था, जबकि जून में अलहदगी हो गई थी, लेकिन कागज़ों में अभी अलहदगी नहीं हुई थी। वो फाइनल होना अभी बाकी था, मामला चल रहा था। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और जो बात है वो ये है कि जनाब जो इसमें वकील हैं वो आ गए एक बड़े वकील सलमान असलम भट्ट साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे हैं, नून लीग के बहुत सारे मुकदमात में ये वकील हैं। और फिर जनाब साजिद महमूद साहब के बारे में ये है कि वो तो कोई आम से आदमी हैं, तो फिर इतना महंगा वकील कैसे कर लिया, एक बात। और दूसरा फिर जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं मुसद्दका, वो कैसे आ रहे हैं। बहरहाल अदालत ने यह कहा है कि जनाब 27 को जवाब देना था। सलमान अकरम राजा साहब वकील हैं उनके, इमरान खान के, उन्होंने पिछली पेशी में कहा था जनाब मैं तहरीरी जवाब दाखिल करवा दूंगा, लेकिन नहीं करवाया उन्होंने। ये भी प्री मेच्योर नोटिस हैं, अभी बाकायदा समात के लिए मंजूर नहीं हुई है। तब उन्होंने कहा जनाब मुझे 2-4 हफ्ते और दे दें। उन्होंने कहा नहीं, 27 जनवरी तक। जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर इस्लाम फारूक साहब, उन्होंने कहा जनाब 27 जनवरी तक आप अपना जवाब दे दें, और फिर जो जवाब दाखिल करना है वो उसकी एक नकल जो है वो साजिद महमूद के वकला को भी आपने फराहम करनी है। तो इस केस में खान साहब बुरी तरह फंस गए हुए हैं। अगर ये इनकार करते हैं कि वो मेरी बेटी नहीं, फिर भी फंसते हैं, फिर भी झूठे। वहाँ पर डिक्लेरेशन क्यों दिया था अमेरिकी अदालत में। अगर ये कहते हैं मेरी बेटी है, तो फिर आपको पता ही है क्या मामला बनता है। और फिर सादक और अमीन के अलावा कुछ और भी इनके ऊपर इल्ज़ामात आएंगे। और फिर ये अब तक क्यों छुपाते आए हैं, जो अपने जमा करवाते हैं गोशवारे या कागजात नामजदगी में अपनी औलाद के तौर पे टेरियन का नाम क्यों नहीं लिखा। अच्छा, अब मज़ीद यानी 7 जो सीटें थी इनकी जीती पिछले इलेक्शन में इन्होंने ज़मीनी में, वो तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन। ठीक है जी, वो क्या फ़ायदा हुआ, रखनी तो एक ही है ना, एक ही सीट रखनी है ना, वो भी पता नहीं हलफ उठाते हैं कि नहीं। अब ये कहते हैं 33 जो अब खाली उन पे भी खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और वहाँ खान साहब को अब ये मुसीबत पड़ी हुई है टेरियन वाली। इसमें तो टेक्निकली वो एक ग्राउंड ले रहे हैं कि जनाब अब क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है, मियाँ वाली सीट को चैलेंज किया था, उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो एमएनए है ही नहीं, तो अब ये जो दरख्वास्त है ये काबिल समात नहीं है कि जनाब उनको नहल किया जाए। ये टेक्निकल ग्राउंड जो है ना वो ये ले रहे हैं। लेकिन जो पहले भी दरख्वास्तें आई थी जनाब वो खारिज होंगी, लेकिन वो दरख्वास्तें हालात वाक़यात के मुताबिक फ़ैसला नहीं होता, मेरिट पर फैसला नहीं हुआ था, वो वापस लेनी थी। और एक दरख्वास्त जो दरख्वास्त गुजार था वो तो पीटीआई में चला गया था। तो अब इनको ये वक्ता पड़ा हुआ है खान साहब को कि अब अगर मैं कागजात नामजदगी दाखिल करवाता हूँ तो वो टेरियन वाला इशू वहाँ भी आएगा। मैं तो ज़ाहिर नहीं कर सकता वहाँ टेरियन को, तो फिर क्या बनेगा। अब जो केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस बारे में इनके जो हमसाये में एक बड़े वकील साहब हैं, जमान पार्क में यार जो 7 घर है वहाँ भेजा था, फाइल शाइल भेजी थी। तो वहाँ से मेरी इतला के मुताबिक ये है कि टांगा आ गया कचहरियों खाली। वहाँ से उन्होंने कहा जनाब कुछ नहीं लभना इस केस टेरियन नाल केस तुसीं बड़ी बुरी तरह फस गए हो, थोनू किहने कहा सी कि तुसीं जनाब बयान अल्फी दिंदे फिरो और ये करो और वो करो, उदों मशवरा करना सी, हुण तुसीं आ गए मुँह चुक के। ये और वो जो घर में मैं बता रहा हूँ ना, जो घर में इनके बैठे हुए हैं, जो मुवक्किलीन की मदद से मामलात को हल करते हैं, जादू टूना और फिर गोश्त जलाना, मुर्गियाँ जलाना, और फिर जिनके बारे में इल्ज़ाम है कि टूना, जादू और पता नहीं धागे पड़ना क्या ये वो, तो वहाँ से भी कुछ जो है ना वो ख्वाब जो है वो धुंधले से। पीटीआई सारी परेशान है, जो इमरान खान की किचन कैबिनेट है ना वो सारी परेशान है, क्योंकि खान साहब तो बात कर देते हैं कि जनाब मेरी अहलिया ये कह रही है, तो मेरी अहलिया ये कह रही है कि वो तैयारी करो, ये कुछ गड़बड़ा मुसीबत आ, ये कह रहे हैं खान साहब। और ज़ाहिर है फिर वहाँ नए अमलियात शुरू होंगे, कोई नया मामला होगा, फिर शायद खान साहब निकलते हैं या नहीं निकलते। लेकिन जो माहरीन हैं और ख़ास तौर पे उनके जो हमसाए हैं वो ये कह रहे हैं, कानूनी माहरीन, दीगर कानूनी माहरीन भी, कि टेरियन वाला केस जो है ये खान साहब के गले में फंस गया है, यहाँ से निकलना खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और जब एक पुरानी बात है, तो मैं ये कहता था कि अगर वो वाले लोग जो हैं जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, वो वाले यार एस्टेब्लिशमेंट अगर खान साहब को इलेक्शन से या सियासत से आउट करना चाहती है, ख़ास तौर पे पार्लिमानी सियासत से, चलो कर लें,
तो एक टैरियान केस ही काफ़ी है। तो अब टैरियान केस जो है ये वो मैंने बताया ना कि वहाँ से कैसे आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, और फिर इतना बड़ा वकील, फीसें कहाँ से आ रही हैं, साजिद महमूद साहब तो काम से आदमी है, इतनी फीसें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये सारे मामलात को मिला कर देख लीजिएगा खान साहब को जो मुस्तकबिल सियासी है पार्लिमानी सियासत का, वो गगन तख्ता होने जा रहा है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।